बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना अलग दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं और प्रॉब्लम नंबर 10 है, पेज नंबर 62 पे प्रॉब्लम नंबर 10 है और बिलाल बिरादर्स का है। ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2012 की जो है हमको बनानी है और इसके अंदर सब चीज़ें एक सी हैं और ओ भाई यार सब्सक्राइब तो कर दो ना। ये देखो दोनों पेजों पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। पढ़े चले यार, ओ भाई मेरे यार सब्सक्राइब तो क्या करो ना, थोड़ा हमारी भी मोटिवेशन होती है यार। सही है, तो ताकि कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़े, तो लोगों की तादाद बढ़े एंड स्प्रेड दिस यूट्यूब चैनल टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो। सही है, आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, उसके लिए अच्छा करेंगे, तो रिमेंबर आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। ठीक है, ऊपर नीचे तो थोड़ी बहुत तो वेरिएशन आती है, नो डाउट। इसमें जो है ना, स्मूथ तो लाइफ चलती नहीं है, लेकिन आपका जो किया हुआ एक अच्छा अमल जो है बच्चों, पता नहीं आपको किस मुश्किल घड़ी से जो है ना आपको वो निकाल सकता है और निकालता है। ये मेरा मुशाहिदा और ये मेरा तजुर्बा भी है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये करो कि किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करो किसी भी तरीके से और आगे बढ़ो। ठीक है, मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत करो नहीं, मोहब्बत फैलाओ। कहीं पता चला मोहब्बत ही करना शुरू कर दिया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। अच्छा जी, तो बिलाल ब्रादर की ये जुलाई की ट्रांजैक्शन की जो है ना लेजर बैलेंसेस है और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक ऑफ बिलाल ब्रादर्स ऑन 31/7/2012। हमने 31 लिखा है, 31/7 लिखा है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनी हुई है, हमें कोई हाथी घोड़े नहीं करने, लेकिन इसके अंदर एक चीज है, एक दो लफ्ज हैं जिसको मुझे समझाना है। तो अभी मैं जो है चलो, क्योंकि सिर्फ इस लेक्चर में यही प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, तो हम लिख लेते हैं, हाथ के हाथ ही जो है ना लिखते चले आते हैं। वरना मेरा इरादा था कि पॉज करके लिखूंगा। कैश, फर्नीचर एंड फिक्चर। फर्नीचर एंड फिक्चर को F भी लिखते हैं। ठीक है, रिमेंबर, याद रखना अपने। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, गुडविल, गुडविल, लोन पेबल, कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स रेवेन्यू, cost of goods sold, selling expense, utility expenses, general expenses, interest expense, administrative,
expenses, commission earned. कमीशन अर्न, ठीक है। ये हमने इसके पर्टिकुलर डाल लिए। कैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 16 जो है आपको अकाउंट दिए गए हैं ट्रायल लेजर अकाउंट्स के। 16 जो है आपको दिए गए हैं, और एक जो है नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है कि एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री इसके अंदर जो है, ओहो, फिर घूमूं सही, मैं यूं घूमूं, अबे कैसे घूमना है यार, ये एक प्रॉब्लम है। वायर भी जो है, अच्छा जी, इसमें जो है आपका एक ये गुडविल है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यूटिलिटी क्या होता है, वैसे तो सबको पता होता है लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और बाकी तमाम जो है आपके एसेट्स और लायबिलिटी वगैरह जो है वो आप पहले से करते चले आ रहे हैं। और जनाब बस ये चीज, ये 1 2 3 जो है, और डेफिनेटली ये जो है आइटम, ये आइटम क्या है, अब हम फिगर लिख देते हैं इसकी पहले, फिर हम देखते हैं। कैश हमेशा डेबिट होता है, लेजर अकाउंट में कैश जो है ना डेबिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस में भी हम डेबिट ही लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर फीचर एसेट होता है और लेजर के अंदर इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में भी हम 27,500, ठीक है। इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है और लेजर में इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में भी हम क्या करते हैं, 12,000, ये हो गया 12,000 डेबिट में लिखेंगे। मोटरसाइकिल आपकी 26,000 है। मोटरसाइकिल आपका एसेट है और लेजर में डेबिट बैलेंस होता है, तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट लेंगे। गुडविल, गुडविल गुडविल आपकी 30,000 है, ये डेबिट में लिख दी। गुडविल भी हमारा जो है एसेट होता है। ये 2 3 अकाउंट जो है मैं अभी समझाता हूँ, लिख रहा हूँ। गुडविल हमारा एसेट होता है और एसेट जो है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस में भी हमने डेबिट लिखा है। लोन पेबल ये तो सबको मालूम है कि लाइबिलिटी होती है, और लेजर में इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसी वजह से ट्रायल बैलेंस में भी हमने क्रेडिट लिखा है। कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लोन हो गया। कैपिटल हमारा 60,000, 60,000, और लेजर के अंदर क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में भी हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ड्राइंग, ड्राइंग हमारी जो है डेबिट बैलेंस होता है लेजर के अंदर, इस वजह से ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिख दिया। सेल्स रेवेन्यू 140, सेल्स रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू है, लेजर में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है रेवेन्यू का, इनकम का, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में भी आपने क्रेडिट में लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको डिस्कस करना है। 70,000 रुपये, ये हमेशा डेबिट होता है लेजर के अंदर,
तो ट्रायल बैलेंस में भी आपने डेबिट कर दिया। सेलिंग एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जाहिर एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, और ट्रायल लेजर के अंदर भी डेबिट बैलेंस होते हैं सबके, तो ट्रायल बैलेंस में भी हम डेबिट साइड पे सबके लिख देंगे। सेलिंग है आपका 10,500, यूटिलिटी है 2,000, जनरल है 7,000। अबे यार नींद आ रही है आज। 7,000, इंटरेस्ट है 1,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 12,000, कमीशन अर्न, ये हमारी इनकम है, दिस वन, सही है। इनकम हमेशा जो है क्रेडिट होती है लेजर के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट होगी 3,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने तमाम चीजें लिख ली जैसी कि लिखने का हुक्म है। हमने लिख दिया। अबे तार कहाँ गया है यार, इस साल पता चला तार को आई थिंक मैं इस साइड में इस जेब में डाल दूंगा। एक मिनट यार, हाँ दिस इज फाइन। असल में वायर जो है ना बड़ा तंग करता है, जो है ना घूमने फिरने में, तो इसको राइट हैंड की जेब की जगह लेफ्ट हैंड की जेब में डाल दिया। तो चलिए अब जो है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। गुडविल, अब ये गुडविल है आपके पास, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि गुडविल होती क्या है। गुडविल जो है ये एसेट है, ये एसेट है, लेकिन एसेट जो है वो हम एसेट की जब डेफिनेशन लेते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि एसेट जो है दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं नॉन टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल जो होते हैं जो फिजिकली जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिनकी, ठीक है, यानी उनको देख सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस चीज की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है हम उसको देख सकते हैं। मैं आपको देख सकता हूं, मैं आपको छू सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे छू सकते हैं। तो वी ऑल हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा घर, हमारे फर्नीचर, हमारे व्हीकल, ठीक है, वो तमाम की तमाम हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये टेंजिबल एसेट कहलाते हैं। नॉन टेंजिबल एसेट क्या होते हैं? नॉन टेंजिबल जो ऐसे होते हैं हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नहीं होती है इनकी, ना देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। मतलब कहीं कहीं एक्सेप्शन होती है, बस सही है ना। जब हम आगे जिस तरह जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तो कहीं कहीं एक्सेप्शन आएगी, लेकिन अभी डिस्कस करना जो है ना तुम्हारे माइंड को गड़बड़ कर देगा। तो ये तमाम एसेट जो अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं वो
टेंजिबल थे, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते थे, सारे के सारे एसेट जो थे, कैश ये सारा तमाम। कैश भी एसेट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है आपके पास कॉइन की सूरत में, नोट्स की सूरत में, ठीक है। अब नॉन टेंजिबल एसेट जो हैं 4-5 किस्म के होते हैं अमूमन। एक होता है गुडविल, जिसको नाम दिया गया है। एक होता है कॉपीराइट, पता नहीं मैं स्पेलिंग सही रख रहा हूँ कॉपीराइट की या नहीं, कॉपीराइट। एक होता है पेटेंट। नॉर्मली ये तीन जो है ना ज़्यादा मशहूर किताबों में आएंगे, गुडविल, कॉपीराइट और पेटेंट। गुडविल क्या होता है कि आप जो है मिसाल के तौर पर यही मिसाल ले लेते हैं। अब बहुत सारे जो है यूट्यूब के चैनल जो है एजुकेशन दे रहे हैं, माशाल्लाह उनकी बहुत देर से दे रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल, ठीक है। उन चैनल्स की, उन टीचर्स की, सही है, एक गुडविल बन चुकी है मार्केट के अंदर। बच्चे उनको जानते हैं, उनके तरीके को समझते हैं, ठीक है। तो उनकी गुडविल है, उनकी एक रेपुटेशन है, सही है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, 8 से 5 6 7 साल उन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर मेहनत की, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने लेक्चर्स डाले, राइट। तो दे आर नोन। मेरी मिसाल, आई एम वेरी यंग कमर, मुझे कोई आदमी नहीं जानता सिवाय मेरी फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली के, ठीक है। मुझे कोई और नहीं जानता, मुझे स्टूडेंट नहीं जानते, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो आज से 20 साल पुराने, वो जानते हैं, लेकिन अभी न्यू जनरेशन जो अभी है वो मुझे नहीं जानती है। मैंने बनाया, क्या मेरी कोई गुडविल है? नो, मेरी कोई गुडविल नहीं है। मैं अपने हलके की बात नहीं कर रहा, मैं अपने नौजवान बच्चों के हलके की बात कर रहा हूं कि उसमें मेरी कोई गुडविल नहीं है, ठीक है। क्योंकि गुडविल का मतलब यह है कि आपको आपके काम की वजह से पहचाना जाए। अब मिसाल के तौर पर मुल्ला हलवाई थे, अब भी हैं नाज़िमाबाद में, उन्होंने बड़ी कब से मेहनत की, एक गुडविल बनाया, उनका नाम था, ठीक है। इस तरह से आपका और भी हैं, मुल्ला हलवाई याद आ गए मुझे। तो वो कबाब वाले थे ना नुमाइश के ऊपर, वो मुझे याद नहीं है उनका नाम जो है, तो वो थे, पाकिस्तान बनने से पहले जो है ना वो आए हुए थे और सीखे लेके आए थे, और देखिए आप माशाल्लाह जो है ना कहाँ से कहाँ जो है ना वो पहुंच गए। तो उनकी एक गुडविल है, लोग उनके टेस्ट को जानते हैं, समझते हैं और वहीं जाते हैं कि कबाब खाना है तो वहाँ जाना है। और सिंधी मुस्लिम पे भी उनका जो है ना वो एक आउटलेट है, नुमाइश पे तो बहुत बड़ा है। बंदू खान, यस याद आया, बंदू खान का कबाब। तो इन सब की बहुत सारी चीजें हैं, इन सब की एक गुडविल बनी हुई है, ठीक है। तो उस गुडविल क्यों बनी? उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एफर्ट्स लगाए, उन्होंने पसीना बहाया अपना, खून तो नहीं, पसीना बहाया अपना, तो एक गुडविल क्रिएट हो गई माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एंड सोसाइटी के बाहर, ठीक है। जावेद निहारी कब से मेहनत कर रहे हैं, वो गुडविल बनाई उन्होंने, ठीक है। तो नाम लेने का मकसद ये नहीं है, मुझे तो अभी रैंडमली नाम याद आ रहे हैं, मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती है। रिमेंबर, बहुत सारे अल्फाज जो है ना मेरी ज़ुबान पे चढ़ते नहीं है, कुछ केमिकल लोचा हुआ है। तो वो फिल्म देखी थी आमिर खान की, गजनी जो है ना, तो गजनी वाली कैफियत है, तो भूल जाता हूँ, सही है ना। अभी इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, और मोस्ट रिसेंट जो वाक़यात होते हैं मुझे याद नहीं रहते। आई जस्ट फॉरगेट, मैंने मुझसे किसने मुलाकात की थी, मुझसे किसी ने क्या कहा था, और बस वो पुरानी चीज़ें याद हैं। ये भी पुरानी जो है, जो याद था, जो पढ़ाया था, ये उसी पे चल रहा है। बाकी नया मुझे कुछ चीज़ याद नहीं रहती। इलाज कर रहे हैं, कुछ रूहानी इलाज हो रहा है, कुछ वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है,
ये इतनी आई है कि मैं पुरानी चीज़ों को रिकॉल करके आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अदरवाइज पहले तो ये भी नहीं थी। तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि मैं रुक जाऊंगा, सोचने लगता हूँ क्या कहना था, और जो ज़बान पे लफ्ज़ है वो पता चला दिमाग में नहीं था, जो दिमाग में है तो वो खैर ही, ये बसरबील तस्करा मैंने आपको बयान कर दिया। अच्छा जी, ठीक है, ये गुडविल होती है। अब मैं जाता हूँ, मैंने कहा कि मैं फलां की जो है ना, मिसाल के तौर पर मिठाई की दुकान है, निहारी की दुकान है, कबाब की दुकान है, ठीक है, मैंने कहा कि मैं ये आपकी जो है ना परचेज करना चाहता हूँ। तो दुकान की तो एक असेसमेंट है, मिसाल के तौर पर 5 करोड़ की दुकान है, उसमें तमाम चीज़ें रखी हुई हैं आपकी, मेज़ें, डेग वगैरह सारी चीज़ें हैं, शोकेस। तो आपने कहा कि ये भाई 5 करोड़ की दुकान है और 1 करोड़ का सामान है, ये हो गया 6 करोड़। लेकिन जो मेरी सालों की मेहनत है और जो मेरा नाम है, तो गुडविल के आपने 10 करोड़ देने हैं, ठीक है, तो मुझे देने होते हैं। और गुडविल ना मुझे नजर आती है, ना किसी को नजर आ रही है, ना कोई छू सकता है, ना तो कोई दे सकता है, लेकिन जो नाम है वो है, उस नाम के पैसे हैं। नाम क्या है? मेहनत की आपने, तो दैट इज योर गुडविल। तो ये वो एसेट होते हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट दे हैव एग्जिस्टेंस, उनकी है, उनका नाम है। ऐसे बहुत सारे हैं, मिसाल के तौर पर फुटबॉल के प्लेयर हैं, बिलियंस के उनके हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं, फुटबॉल से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपने देखा सुना होगा कि एक क्लब ने एक खिलाड़ी को खरीद लिया और पेमेंट की। खिलाड़ी को खरीदने में क्या मसला है, ठीक है, लेकिन वो पेमेंट जो है, दूसरा क्लब, खरीदने वाला क्लब बेचने वाले क्लब को पेमेंट जो देता है, वो कभी कभी तो पता नहीं बिलियंस में चली जाती है। तो वो जो बिलियंस दे रहा है वो खिलाड़ी के लिए नहीं दे रहा, दुबले पतले खिलाड़ी हैं, उनकी खिलाड़ियों की जो महारत है खेलने की, जो उन्होंने गुडविल बनाई, जो उन्होंने नाम बनाया, उसकी अदायगी कर रहा है, उसके पैसे दे रहा है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जो होते हैं, आप कोई बुक या कोई भी आप जो है ना पेपर पेपर प्रिंट करते हैं, मतलब आप कोई रिसर्च पेपर आप लेते हैं, रिसर्च पेपर लिख देता हूँ, ठीक है, रिसर्च पेपर, या आप किताब, नॉर्मली किताब जैसे ये किताब है इनकी, किसकी है ये? हाँ, फिरोज कमर साहब की ये किताब है। तो इस किताब से अगर मुझे कोई चीज़ रिप्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट है। आपने देखा होगा किताब के पहले सफ़े पे या दूसरे सफ़े पे लिखा होता है कि कॉपीराइट कि अगर कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस करनी है मुझे, यानी कि किसी दूसरी किताब में उसका रिप्रोड्यूस करनी है, तो मुझे ये जो है ऑथर जो है उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट, कि ये कॉपीराइट हैं इस किताब के लिखने वाले की तरफ। आप उनकी इजाज़त के बगैर इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, अपने अल्फाज में कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मनोअन जो है ना आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये कॉपीराइट होते हैं कि अगर मैंने किताब बहुत अच्छी पढ़ी और लिखी और मेरा नाम है, सही है, लोग मुझे पढ़ते हैं, मुझे जानते हैं, तो मैं वो किताब जो है ना किसी भी पब्लिशर के पास जाऊंगा, क्योंकि किताब मैं तो नहीं छाप सकता, मेरे पास तो पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया लगता है, तो मैं किसी पब्लिशर के पास जाऊंगा। अब वो किताब जो है, मैं अगर नया हूं लिखने वाला, तो चाहे किताब का कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पब्लिशर मुझे अच्छे पैसे नहीं देगा, ठीक है, वो जो किताब मैंने लिखी होगी वो मुसव्वदा जो होता है, ठीक है, वो पब्लिशर खरीद लेते हैं। और अगर मैं बहुत अच्छा जो है ना लिखने वाला हूँ, मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो पब्लिशर 10 गुना ज़्यादा जो है ना कीमत अदा करता है, ठीक है।
तो ये और उसकी जो है जो किताब लिखी होती है या जो भी चीज़ मेरी फाइंडिंग होती है मैंने लिखा है वो खरीद लेता है। अब मेरा राइट जो है उस किताब पे खत्म हो गया, अब पब्लिशर का राइट हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। पेटेंट क्या होते हैं? ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे तो इस वजह से मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ यही एक लेक्चर है और उसके बाद जो है ना इसको ख़त्म कर देंगे, हमारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। पेटेंट क्या होते हैं? पेटेंट जो है कोई भी आपने साइंटिफिक जो है ना कोई फार्मूला बनाया, कोई चीज़ इन्वेंट की, ठीक है, तो वो जो ड्राइंग होती है, राइट, आपने कोई फार्मूला नया लिखा, आपने कोई चीज़ नई प्रूफ की, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ बनाई, कोई जाहिर है वो तो ड्राइंग बनती है ना उसकी, तो वो करके जो है फिर वो आप प्रूफ करते हैं इदारे को, जो कि इदारे हैं आपके साइंस सोसाइटी और जो भी होते हैं सारे, मुझे इतना इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो जो है जैसे कोई भी हमारे यहाँ है, हमने कोई भी चीज़ ईजाद की तो वो जो है उसके पैटर्न राइट हम जो है पाकिस्तान में भी एक इदारा है, वहाँ पे जो है ना हमारे राइट्स जो है ना वो दर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ये इन्वेंशन के राइट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आप उसे कहेंगे टेक्निकल, कोई टेक्निकल चीज़ आपने बनाई तो ये उसके राइट होते हैं। तो ये राइट जो है जाहिर है मैंने कोई चीज़ बनाई, कोई कंप्यूटर की कोई चिप मैंने डिज़ाइन की, तो वो मैं तो नहीं बना सकता ना, वो चिप लेके मैं जाऊंगा, जो बड़े इदारे हैं मैन्युफैक्चरर हैं उनको दिखाऊंगा, वो उस पर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद जब वो दे फाउंड कि इट इज़ बेनिफिशियल, तो वो उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, सही है। लेकिन क्योंकि मैंने बनाई है तो मुझे मेरे और मैन्युफैक्चरर के दरमियान एग्रीमेंट होगा कि मैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इस चीज़ के जो है आपको राइट्स बेच रहा हूँ, वो राइट्स होंगे पेटेंट राइट्स, होप के मतलब, और ये तमाम की तमाम जो है एसेट होते हैं आपके, तो ये और होते नॉन टेंजिबल हैं। जाहिर है जो मैन्युफैक्चरर है, जो चिप को बनाने वाला है, वो मुझे जो है ना मिसाल के तौर पर उसने 10 करोड़ रुपया दिया, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मुझे पेमेंट कर रहा है ना 10 करोड़, तो वो 10 करोड़ कहाँ लिखेगा, अपने पास का, सही है, एक्सपेंस तो नहीं है ये, तो वो अपने पेटेंट में लिखेगा। इसी तरीके से जिसने किताब का मुसव्वदा जो है ना खरीदा है किसी ऑथर से, तो वो मुझे तो क्या ऑथर में हूँ, मुझे तो वो कैश दे देगा, लेकिन अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा, उसके पास से तो कैश चला गया, लेकिन अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा, वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा कॉपीराइट, फला किताब के कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट भी जो है होते हैं 4 साल 5 साल 10 साल के लिए होते हैं, उसके बाद फिर जो है ना कोई दूसरा इसको प्रिंट कर सकता है। हमारे यहाँ इस किस्म की कोई राइट नहीं है, सिर्फ माइट इज राइट, ये है डंडे की जो है ना दुनिया है हमारी, हमारे पाकिस्तान में। जब भी कोई ज़्यादा कोई रिसर्च वर्क, कोई किताब नहीं लिखी जाती, कोई पेटेंट जो है ना नहीं आते, बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि कई चीज़ें मुझे भी पर्सनली मालूम है, बहुत अफसोसनाक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे गुडविल के बारे में, हमने डिटेल में हमने बता दिया, फिर एज एंड व्हेन आएगा तो हम बात करते रहेंगे इस पे। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे एक लफ्ज आया है, ये सब उतार के रख लेना अपने पास, आपके पास आया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे आप देखें कि लफ्ज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने शायद पिछले सवालों में देखी थी, इन्वेंटरी, ठीक है, और परचेजिस तो बहुत ही हर सवाल में आपके नहीं देखा है, सही। ये दो चीज़ें जो है ना ये एक सवाल में मेरे ख्याल में आई थी, और परचेजिस तो हर ही सवाल में परचेजिस, परचेजिस आपका जो है एक्सपेंस है, राइट, और वो जो है ना डेबिट में होता है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो आपकी एसेट हो जाती है और वो बैलेंस शीट में दिखाई देती है।
वो भी डेबिट होती है क्योंकि एसेट है। अब यहां पे ना मर्चेंडाइज है ना परचेजेज है, बल्कि एक नया लफ्ज दे दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नया लफ्ज दे दिया गया है हियर, ठीक है, 70,000 रुपए। अब यार अब ये क्या भला है? जब आप इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी बताने का मतलब है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है दो चीज़ों से मिलके बनती है। कौन सी? ये दो चीज़ों से, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और परचेजेस को जब हम प्लस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं। इसमें और चीज़ें भी प्लस होती हैं, कुछ चीज़ें माइनस होती हैं, अभी उसकी बात नहीं हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमारा एक्सपेंस नेचर होता है, ठीक है, और डेबिट होता है हमेशा, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंस होते हैं, ये दोनों इसके अंदर क्लोज हो जाते हैं। हम अमूमन जो है वो बात की बात है, मुझे कुछ ख्याल आ गया था नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखेंगे सवाल में परचेजेस नहीं है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है परचेजेस के बजाय है ये सही है। फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एंडिंग इन्वेंट्री का। यस, एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री ये सवालात में अक्सर आता है। इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, क्या ये आपके परचेजेस का, हमें ये देखना पड़ता है कि एंडिंग इन्वेंट्री एक्चुअली ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री जो है डिटेल में मैं इस पे बात नहीं कर रहा क्योंकि इस पे बात होगी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जो डिटेल में बात होगी जब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के, तो उसमें डिटेल में गुफ्तगू होगी। यहां मैं थोड़ा सा भी दे दूं कि एंडिंग इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनता, ठीक है। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नहीं बनता उस वक्त तक एंडिंग इन्वेंट्री जो है वजूद में नहीं आती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट आपके यहां पे ट्रायल बैलेंस में आपने जो भी अकाउंट ये लिखे हैं, ये अकाउंट जो है तमाम के तमाम ये लेजर अकाउंट है। रिमेंबर, ये तमाम के तमाम लेजर के अंदर जो है ये अकाउंट ओपन थे और वो आप उसको उन तमाम अकाउंट को, उन तमाम बैलेंसेस को आपने ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया है, आपने लिखा है, सही है। और एंडिंग इन्वेंट्री जो है ट्रायल बैलेंस में आई नहीं है। एंडिंग इन्वेंट्री लेजर में कब आती है? जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं साल का, सही है, उस वक्त एंडिंग इन्वेंट्री का ज़हूर होता है। और ये क्या चीज होती है? ये वो है जो आप परचेजेस करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने परचेजेस की 3 लाख रुपए की, 3 लाख की परचेजेस की। अब 3 लाख में आपका माल बिक रहा है, साल के आखिर में मतलब 31 जुलाई को आपने कहा कि भाई क्या पूरा माल बिक गया हमारा? नहीं, पूरा तो नहीं बिकेगा और कभी बिकता भी नहीं है, कुछ ना कुछ माल पड़ा होता है। तो आप ये कहते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए कि हम ये कहते हैं कि अच्छा ये एंडिंग इन्वेंट्री को जरा भाई कैलकुलेट तो करो। तो आप स्टोर रूम में जाते हैं और एक एक चीज़ जो है ना गिनते हैं, उसके आइटम को फिजिकल काउंटिंग करते हैं, इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करते हैं 31 जुलाई को कितना पड़ा हुआ है माल, और फिजिकल काउंटिंग करने के बाद उसकी वैल्यू और जब निकाली तो आपने कहा 75,000 रुपये इसकी वैल्यू है, ठीक है। खरीदा कितना था आपने? 3 लाख रुपए, और एंड पे कितना पड़ा हुआ है आपका? है 75,000 रुपये पड़ा हुआ है। यानी कि सोल्ड कितना हो गया?
सोल्ड हो गया आपके पास 2,25,000 का माल सोल्ड हो गया, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। ठीक है, अब इसका क्या करें? अगर ये जो बैलेंस मैंने कैलकुलेट किया है, ये मैं अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल दूंगा तो क्या होगा? परचेजेस, चाहे परचेजेस का लफ्ज ट्रायल बैलेंस में हो, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लफ्ज ट्रायल बैलेंस में हो, उसमें परचेजेस शामिल होती है। परचेजेस में तो परचेजेस का अमाउंट शामिल ही होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस का अमाउंट शामिल होता है। ठीक है, और अगर हम एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट भी शामिल कर देंगे यहाँ पे, तो ये डबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस में भी हमने इस अकाउंट को डाल दिया था। ये तो था ही, 75,000 तो था ही, और हमने दोबारा जो है ना यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री डाल दी और हमारा सब कुछ आउट हो जाएगा। ठीक है, टैली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 लाख तो परचेजेस में पहले ही लिख दिया है, ये 3 लाख में ये 75,000 शामिल हैं, और अगर हम दोबारा ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्वेंट्री डाल देंगे, ठीक है, अगर हम दोबारा डाल देंगे 75,000 रुपये, तो क्या होगा? डबल हो गया। कैसे डाल सकते हैं आप? ये आगे की बात है। तो इस वजह से एंडिंग इन्वेंट्री हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं डालते हैं, इसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है। ये बिल्कुल जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सब अकाउंट सब बना लेते हैं सही, तो फिर आप इसको लेके आते हैं कि ये माल बचा हुआ है, और रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो बात की बात है। तो इस वजह से एंडिंग इन्वेंट्री की रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रायल बैलेंस में। रिमेंबर, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या परचेजेस में शामिल है, इस वजह से नहीं होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। इसका हम टोटल जब आप करेंगे तो टोटल करने के बाद जो है ये आपके पास जनाब, इसको क्या हो गया? अच्छा, जब आप टोटल जो है करेंगे तो टोटल क्या आया किताब के अंदर? क्या आया? 2,20,000 2,20,000, और इसका आ गया 2,20,000। ठीक है, ये हो गया टोटल, और आपकी ट्रायल बैलेंस टैली हो गई। ओके, 2,20,000 और 2,20,000। ठीक है, इन्वेंट्री ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपकी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे, देन ये इंफॉर्मेशन आपको यूज करने का मौका मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर आप इस इंफॉर्मेशन को कभी भी नहीं लेंगे। समझे? ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री नहीं लेंगे। राइट, होप के ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो है ये वाला लेक्चर जो है हमने क्लोज करते हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 2 की, वो तमाम हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं। ओके, अब हम आगे जो है हमने कुछ क्वेश्चंस भी पहले ही कर लिए थे, वो आप देख लीजिएगा। जनरल, वो क्वेश्चंस जिनमें खाली जनरल बनानी थी, वो थी क्वेश्चंस नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि उसके अंदर है कि ट्रायल यानी कि जनरल भी बनाना है, और जनरल से टी अकाउंट हमने बनाना है, और फिर ट्रायल बैलेंस भी बनानी है। इट्स लेंदी, बट वी हैव टू डू इट। ठीक है, तो अब अगला लेक्चर जो है हम क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिनमें जनरल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है। होप समझ में आ गया होगा, कुछ न कुछ तो आ गया होगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।